हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और जो हम 12th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, और आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ये है लेक्चर होने वाला है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और इसके अलावा हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो मेंडल के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन पहले ही कर लिया था। हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स भी हमने पूरी तरह से समझ ली है। आज हम बात करेंगे कि जो मेंडल एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक्स थी, मेंडल किस प्रकार से जो जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट अपने करते थे वो, तो कौन कौन से स्टेप्स वो यूज करते थे। ठीक है, तो पहला स्टेप उनका ये होता था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। वो सिलेक्शन ऐसे प्लांट का करते थे जो क्या हों, आपके प्योर पेरेंट प्लांट हों। ठीक है, इस पे ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी। सेकेंड वन उनका स्टेप ये था कि प्रोडक्शन ऑफ F1 जनरेशन बाय क्रॉस पॉलिनेशन। जब वो प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद उनका ये काम होता था कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाना उन प्योर पेरेंट प्लांट में, और F1 जनरेशन को क्या करना, ओरिजिनेट करना। ठीक है, और नेक्स्ट उनका जो स्टेप होता था वो F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन वो करते थे, और तब जाके वो F2 जनरेशन को क्या करते थे, वो ओरिजिनेट करते थे। ठीक है, अब हमको समझने वाली पहली बात यह है कि ये प्योर पेरेंट प्लांट होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने आगे ही आपको डिस्कशन कर लिया है, प्योर पेरेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको हम लगातार क्या करेंगे, अगर हम लोग लगातार सेल्फ पॉलिनेशन उनमें करते हैं तो उनमें एक ही प्रकार के कैरेक्टर हमको क्या होंगे, शो होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ये इस प्लांट की, ठीक है, तो ये है कैपिटल टी, ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका टॉल प्लांट हो जाएगा। तो जो ये एक प्योर पेरेंट प्लांट है, क्यों, अगर मैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा मान लिया किसी भी प्लांट के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो पहली जनरेशन में क्या मिलेगा, मेरे को हमेशा टॉल प्लांट ही मिलेगा। अरे बस में यानी कि मुझे हमेशा टॉल प्लांट ही मिलेगा, मुझे कभी भी क्या नहीं मिलेगा, डॉर्फ प्लांट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरा जीन डॉर्फ का है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें टॉली प्लांट मिलने की हमको क्या है, संभावना है। तो वो ऐसे पेरेंट प्लांट को ढूंढते थे जो क्या थे, आपके प्योर पेरेंट क्या थे, वो प्लांट थे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और कोई भी अगर वो आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लो, डाईहाइब्रिड क्रॉस ले लो, ठीक है, ट्राईहाइब्रिड अगर क्रॉस भी आगे लेंगे, तो सारे की क्रॉस में उनका एक ही स्टेप होता था, सबसे पहले वो प्योर पेरेंट प्लांट को क्या करते थे, वो सिलेक्ट करते थे। सेकंड उनका स्टेप ये होता था कि वो जो प्योर पेरेंट प्लांट जो था उनमें F1 जनरेशन ओरिजिनेट करते थे, किससे, एक प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन करके। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जब उनके पास F1 जनरेशन उनके पास आ जाती थी, तो उस F1 जनरेशन का फिर क्या करते थे, वो सेल्फ पॉलिनेशन करते थे। ठीक है, वो फिर क्या करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें क्या करते थे। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई कि पहला जो स्टेप था वो प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करना था, दूसरा स्टेप जो है वो F1 जनरेशन को ओरिजिनेट करना है, क्या करके, आपका क्रॉस पॉलिनेशन करके, और थर्ड स्टेप जो उनका था वो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन करना उनमें हाइब्रिड्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, कि किस प्रकार से जो मेंडल एक्सपेरिमेंट जो मेंडल करते थे, उन्होंने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर लिया बेटा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था वो मेंडल का एक प्रकार से क्या था, वो जिसको हम बोलते हैं ना पंच पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रकार का वही पॉइंट था, यानी कि मेंडल इतने नजदीक इसीलिए पहुंच पाए जेनेटिक्स के, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो करैक्टर थे उनको एक प्रकार से छोटे स्तर पर लेना स्टार्ट किया। ठीक ना, और साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, कार्ल रूटर जैसे मैंने आपको कहा कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, टोबैको प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी जेनेटिक्स के बहुत नजदीक निकल जाते, वो भी जेनेटिक्स के बहुत एक प्रकार से मतलब कि फादर कहला सकते थे। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, उनका क्या टेक्निक था, उनका ये टेक्निक था कि वो क्या करते थे, वो बहुत सारे कैरेक्टर को क्या कर लेते थे, मिक्स कर लेते थे। ठीक ना, जैसे यहाँ पे टॉल प्लांट हो गया, ठीक है, उसका फ्लावर कलर हो गया, ठीक है, उसका सीड का फॉर्म हो गया, तो इतने सारे कलर को माने कि जो आपके क्या था, जो कैरेक्टर थे उनको सब मिक्स करना। ठीक है, और तब जाके F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करना। फिर क्या होगा, मिक्स कैरेक्टर हो जाएंगे ना सारे के सारे, भाई हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या, इसको रिकॉल करना, इसको रिकॉल करना, इसको रिकॉल करना, बड़ा टफ हो जाएगा फिर। ठीक है ना, लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल ने क्या किया कि सबसे पहले वो क्या करते थे, वो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ही प्रकार के प्लांट ली, जैसे एक ही कैरेक्टर, ठीक है, जैसे टॉल हो गया और ड्वार्फ हो गया, और इसी को उन्होंने क्या किया, आगे कंसीडर किया, और तब जाके उन्होंने इसी की स्टडी देखी कि भाई अगर मैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट में अगर क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूं तो मुझे कौन सा प्लांट मिल रहा है, आगे मैं इसमें करूंगा तो मुझे कैसे टॉल प्लांट कैसे मिल रहे हैं, मेरे को ड्वार्फ प्लांट कैसे मिल रहे हैं। अरे मसल में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने पहले ही टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स में जो लेक्चर था मैंने उसमें पहले क्लियर कर दिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम जो स्टडी है केवल एक कैरेक्टर की स्टडी हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं।
ठीक है ना। एक करेक्टर मतलब कि मोनो मतलब वन, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब एक ही करेक्टर को एक प्रकार से हम लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं और उसी को देख के हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन कर रहे हैं हम लोग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, किस प्रकार से मेंडल अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस की करते थे, वो करते थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, ठीक है, प्योर पेरेंट प्लांट। उनका एक करेक्टर लिया उन्होंने टॉल और ड्वार्फ का, स्टेम ऑफ जो हाइट थी उन्होंने ये लिया उसका, उन्होंने क्या किया बेटा, टॉल प्लांट को लिया उन्होंने और ड्वार्फ प्लांट को लिया। तो टॉल प्लांट था उसका जो प्योर पेरेंट प्लांट है, तो ऑब्वियसली बात ये होगी कि दोनों के दोनों जीन क्या होंगे, इसमें समान होंगे, तो कैपिटल जी और कैपिटल जी। यहां पे जो ड्वार्फ जो आपका प्लांट होगा वो क्या था, स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि ये भी प्योर पेरेंट प्लांट है, ठीक है ना। अब ये कौन से प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है। तो हम यहां आगे अपनी सुविधा के लिए लिख देंगे दीज आर द पेरेंट प्लांट, ओके, दीज आर द पेरेंट्स, अंडरस्टैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना। इनमें क्या होगा बेटा, आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है ही नहीं। देखो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ठीक है। यहां पे आपका होगा मियोसिस डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, खास करके जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा कंफ्यूजिंग करता है कि माइटोसिस मियोसिस व्हाट इज दिस, ठीक है। तो देखो माइटोसिस क्या होता है कि जब हमको, माइटोसिस में क्या होता है कि जो आपका जो पेरेंट प्लांट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा, ठीक है, डॉटर प्लांट में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आपका सेम होगा। मान लिया जाए अगर पेरेंट प्लांट में आपका या पेरेंट सेल में आपका क्या है 46 क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो आपकी नई सेल बनेगी उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, आपके 46 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी, ड्वार्फ प्लांट की, सॉरी अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में क्या होगा, आपके अगर पेरेंट प्लांट में आपके 46 क्रोमोसोम हैं, ठीक ना, तो जो आपकी जो डॉटर सेल बनेगी उस डॉटर सेल में हाफ ऑफ नंबर क्रोमोसोम हो जाएंगे किसके, आपके सीधे पेरेंट प्लांट के। यानी पेरेंट प्लांट में अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में आपके 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। आ रही बात समझ? तो यहां पे जो आपका डिवीजन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, वो गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज यहां पे क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन ही होगा, ठीक ना। यहां भी क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन ही होगा। अब एक बात ध्यान रखो, सीधे सीधे बात ध्यान रखो यार। देखो अगर मान लिया जाए यहां पे माइटोसिस डिवीजन होता, मान लिया जाए, तो यहां पे 23 क्रोमोसोम अगर यहां है, मान लिया जाए यहां भी 23 होते, ठीक है। अब आपको पता है जो होल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें 23 ही क्रोमोसोम है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जब आपका क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहां भी 23 क्रोमोसोम जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन वहां है अगर मान लिया जाए, ठीक है ना। और यहां भी माइटोसिस डिवीजन वहां है तो यहां भी क्या होंगे, आपके 23 क्रोमोसोम होंगे। दोनों को जोड़ दे, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 46। तो ये ऑर्गेनिज्म थोड़ी रहेगा वो वाला। अगर मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, अरे गेहूं का प्लांट है मान लिया जाए, तो इसमें 23 क्रोमोसोम थे, ठीक है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम थे। अब जो ऑर्गेनिज्म हो गया उसमें 46 हो गए, जबकि आपके गेहूं के प्लांट में 23 क्रोमोसोम होते थे। मैंने कि अगर इसको अगर मैं एग्जांपल मानूं तो हरी भाषा में इसका मतलब आप ये समझे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या पता है, जो ये हाइब्रिड जो हमारा बना है, ये हाइब्रिड जो है वो इसका माने कि इसके सेम क्रोमोसोम नंबर को नहीं रखता है। हरी भाषा में इसीलिए यहां पे क्या होगा, आपका माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा, यहां पे आपका मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। अब मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या होगा, 23 क्रोमोसोम के हाफ हो जाएगा यहां पे। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आपका 23 हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग का होगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में मान लीजिए आपके 46 क्रोमोसोम आपके ह्यूमन बीइंग में होते हैं, ठीक है। 46 आपके मदर में होंगे, 46 फादर में होंगे। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म में भी 23 आएंगे और जो ओवा बनेगी उसमें भी 23 आएंगे। और जब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये जाइगोट बनेगा तो 23 46 अगेन कहां आ जाएंगे, आपके जो होल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें फिर 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो डिवीजन होगा वो आपका मियोसिस डिवीजन होगा। अब मियोसिस डिवीजन होने के फलस्वरूप जो आपका गैमेट बनेगा वो क्या होगा, आपका बेटा हाफ बन जाएगा, ठीक है, पेरेंट के हाफ। मान लिया जाए कि इसमें कितने हैं, इसमें 2 जीन है, इसमें भी 2 जीन है, तो यहां पे कितने जीन जाएंगे आपके, केवल सिंगल जीन ही जाएगा, यहां पे 2 नहीं जाएंगे यहां पे, क्योंकि ये सेपरेट हो गए ना। गैमेट फॉर्मेशन में जो आपके फैक्टर्स थे वो क्या हो गया, आपके सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपका ये टी जाएगा और यहां पे क्या जाएगा, आपका स्मॉल टी जाएगा, ओके। दीज आर द गैमेट्स, ये गैमेट्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या पे गैमेट्स हैं। अब क्या होगा, यहां पे आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन।
अब क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद कौन सी जनरेशन मिलेगी? फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमको मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी, और कैपिटल टी आ जाएगा यहाँ पे और एक स्मॉल टी आ जाएगा। ओके, अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये है आपका हेटेरोजाइगस है ये, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है ये, क्योंकि आपको पता है पहले से कि टॉल और ड्वार्फ में जो आपका डोमिनेंट है वो टॉल कैरेक्टर है, ठीक है। तो टॉल जो F1 जनरेशन में आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा? टॉल प्लांट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉल प्लांट, जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या मिलेंगे? आपको टॉल प्लांट मिलेंगे। अगर आपने 200-300 प्लांट भी यहाँ पे अगर पहली जनरेशन में निकाले तो सारे के सारे प्लांट आपको क्या मिलेंगे? टॉल प्लांट ही मिलेंगे यहाँ पे। ओके, अब वो क्या करते थे? अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि जो आपका F1 जनरेशन थी, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है ना बेटा, ये लिखना है बेटा, क्योंकि ये इसलिए लिखना है क्योंकि हमको एक प्रकार से रिकॉल होने के लिए चीजें जब तक हम एक प्रकार से बिल्कुल सेट नहीं हो जाएंगे इसमें, अगर हमारा माइंड बिल्कुल सेट नहीं हो जाएगा तो तब तक हमको ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। अरे बस समय जब हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक बार जब आप बनाते हैं कोई भी चार्ट तो आपको इसको लिखने की क्या है, बहुत क्या है आपको जरूरत है। अब ये टॉल प्लांट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वो F1 जनरेशन में आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या करते थे। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया? F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि उसी प्लांट को ही, उसी प्लांट के हमने क्या किया? उसी प्लांट के एंथर निकाला, पोलन ग्रेन्स निकाले, और उसी पोलन ग्रेन को उसी के क्या कर दिया हमने? स्टिग्मा पे क्या कर दिया? लैंड करवा दिया। तो इसमें जीन क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। अब यहां से हम क्या बनाएंगे? यहां से एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे इस प्रकार से, ओके, इसके गैमेट क्या हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्योंकि दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, अलग अलग गैमेट बनेंगे। यहां पे तो एक ही प्रकार का बना था ना, क्योंकि यहां पे आपका एक ही क्या था? एक ही टी और स्मॉल टी था, ठीक है ना। यहां पे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे क्योंकि एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। यहां भी इसका गैमेट हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम यहां देखें, यहां अगर हम फीमेल को रखते हैं, ठीक है ना, तो यहां से हम मेल को रख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब ये क्या है आपका? ये बना कैपिटल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे हम लोग स्मॉल टी आगे नहीं रखेंगे क्योंकि आपको पता है भाई स्मॉल टी क्या है? आपका डॉर्फ प्लांट का एक प्रकार से एलील है, और ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव को हम पीछे रखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और लास्ट में आपका आएगा स्मॉल टी, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो दिस इज द होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। तो ये आपका होमोजाइगस टॉल प्लांट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, तो ये भी टॉल प्लांट हो गया। ये भी आपका हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, तो ये भी आपका टॉल हो गया। और ये आपका क्या है? होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डॉर्फ प्लांट हो जाएगा। अब मेंडल ने देखा कि भाई जब मैं यहां पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूं तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद मुझे जो करेक्टर मिल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट करेक्टर मिले हैं। मुझे सारे के सारे टॉल प्लांट नहीं मिले, ठीक है ना। मुझे उनमें से एक प्लांट क्या मिल रहा है? मुझे डॉर्फ प्लांट का मिल रहा है। तो उन्होंने यहां से निकाला कि जो यहां पे फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, जो फिनोटाइप रेशियो है या फिनोटाइप जो रेशियो है वो कितना है। तो भाई आपको पता है कि फिनोटाइप करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो आपको मॉर्फोलॉजिकल दिख रहे हैं, ठीक है, जो आप दिख रहे हैं कि कौन लंबे कौन छोटे हैं, तो दीज आर द फिनोटिपिक करेक्टर्स, ठीक है। तो आपको क्या लगा? 1 2 3, 3 तो आपको टॉल दिख रहे हैं, ठीक है, और एक आपको डॉर्फ निकल रहा है, तो 3:1 क्या आएगा? आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन किस प्रकार से होंगे भाई? हमको पता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो हमको दिख रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है? 3 टॉल प्लांट दिख रहे हैं, एक डॉर्फ प्लांट दिख रहा है। इसके बाद आएगा आपका जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब आपको पता है भाई जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है? जीनोटाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ जीन, किस प्रकार के जीन इसमें क्या है? मौजूद हैं। भाई आपको पता है कि यहां पे आपको 3 प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक तो होमोजाइगस दिखाई दे रहा है, एक आपको हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और एक आपको होमोजाइगस तो दिख रहा है, लेकिन वो होमोजाइगस क्या है? आपका डॉर्फ प्लांट है। तो 3 प्रकार के आपको यहां पे जीन दिखाई दे रहे हैं। तो एक आपका दिखाई दे रहा है आपको टॉल प्लांट, बिल्कुल होमोजाइगस टॉल प्लांट। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपके प्लांट कितने? 2 हैं, ठीक है। और जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है वो आपको एक होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट दिख रहा है, तो वो आपका 1 हो जाएगा। तो जो जीनोटाइप का रेशियो है वो है आपका 1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया बेटा, अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन थी उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसने अपने को शो किया, हमको सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। और जो उन्होंने F2 जनरेशन निकाली सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद, तो वहां पे उन्होंने देखा कि उनको फिनोटिपिक रेशियो जो मिला 3 रेशियो में मिला, 3 प्लांट उनको टॉल प्लांट मिले और 1 प्लांट उनको ड्वार्फ प्लांट मिला। और जो जीनोटिपिक रेशियो उनको मिला वो 1 रेशियो मिला, 2 रेशियो 1 और 1 रेशियो मिला। 1 क्या है बेटा आपका होमोजाइगस टॉल प्लांट है, 2 क्या थे आपके हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है आपके, और 1 जो लास्ट में मिला वो आपका होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ा इजी है। अगर आप टर्मिनोलॉजी इसकी समझते हो तो काफी इजी आपको ये सारा का सारा फंडा लग जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो आपका मेंडल है, उन्होंने मेंडल ने कितने लॉ निकाले, तो उन्होंने यहां से बेटा 2 लॉ निकाले। एक तो निकाला डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हम इसको बोलते हैं, और दूसरा इन्होंने निकाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंट या डोमिनेंस है क्या। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा वो कैरेक्टर है कि जब आपके पास 2 जीन आएंगे अलग अलग, देखो अब यहां पे देखो ये वाला जो है हेटेरोजाइगस जो टॉल, अगर आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, ठीक है ना, सीधे सीधे आप बात को समझो, जब आपके पास कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपके पास वो कैरेक्टर शो होगा जो उन दोनों में क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, यानी कि जब आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में, आपको ये हेटेरोजाइगस ही तो था, एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर आपको, वो कैरेक्टर आपको शो होगा जो इन दोनों में क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट क्या होगा, आपका टॉल प्लांट डोमिनेंट था, इसीलिए आपको टॉल कैरेक्टर दिखाई दिया। ठीक है, जो आपका डॉर्फ, जो आपका क्या कैरेक्टर था, जो डॉर्फ क्या था आपका जीन था, वो रिसेसिव था। ठीक है, वो छुप गया, वो अपने को क्या नहीं कर पाए, एक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज, नोट्स की लैंग्वेज में देखूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन व्हिच अकर इन पेयर व्हेन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए ट्रेट और कैरेक्टर are present in an organism, only one factor express itself in F1 generation while the other factor remain hidden. ठीक है, this is known as law of डोमिनेंस। ठीक है, कि मैंने सही सही बात बोली कि जो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर कोई आपके पास कोई जीन आता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में वही कैरेक्टर आपके पास होगा जो डोमिनेंट होगा, जो अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, जो रिसेसिव का जो कैरेक्टर होगा, जो उसके साथ वाला जो जीन है वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा ही क्या रहेगा, वो आपका एक प्रकार से रिसेसिव रहेगा। और ये इन्होंने क्या निकाला यहां से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला नियम इन्होंने यहां से क्या किया, इन्होंने यहां से निकाला। अब इसके जो आपके इस प्रकार से अपवाद भी हैं इसके। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसके बेटा, 2 प्रकार के एक्सेप्शन है इसके। पहला है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना, यहां पे एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि यहां पे जैसे हमने बोला ना कि वही कैरेक्टर शो हो रहा आपका जो मतलब क्या है, डोमिनेंट है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों के दोनों कैरेक्टर क्या नहीं होते बेटा, आपके शो नहीं होते हैं। और एक को डोमिनेंस ऐसा होता है कि मतलब कि को डोमिनेंस का मतलब सीधे से लगा लो कि दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। हरी बात में, तो आगे हम इसके डिस्कशन करेंगे, ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो इसको हम लेट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जो आपका जो रूल आपका मेंडल जी ने निकाला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। इसी के बाद एक दूसरा लॉ भी इन्होंने यहां से निकाला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ठीक है, अब देखो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब यह है पृथकीकरण का नियम, यानी कि पृथकीकरण का मतलब यह है कि एक दूसरे से क्या होना, पृथक होना। ठीक है, आप सीधे सीधे समझो बेटा, जब आपके पास ये मान लीजिए ये समझो ये कैपिटल टी है और ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, अब जब यहां से कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां पे थे, मान लीजिए आपके पास, नीचे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां जब आपका F1 जनरेशन में, और F1 जनरेशन में जब कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो जब यहां से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये गैमेट का फॉर्मेशन में क्या होगा, ये दोनों के दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ नहीं जाएंगे, दिस विल गो सेपरेट एंड दिस विल गो सेपरेट। अरे बात समझ कि ये अलग अलग ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, तो ये जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग उसमें जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, और ये भी अलग उसमें जाएगा, दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, एक प्रकार से पृथक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तभी जाके तो आपके पास डॉर्फ प्लांट निकला यहां पे, जब ये पृथक हुआ।
अरे बात तभी तो जाके रिसेसिव रिसेसिव एक साथ हुए। अरे बात समझ। तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब यह है कि जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपका जो गैमेट्स होते हैं वो बेटा एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सेपरेट होंगे, सेग्रेट होंगे एक दूसरे के साथ। ओके, अब मैं यहां से पढ़ता हूं, स्टेट दैट द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन ए वे दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। जो गैमेट बनेगा बेटा उस गैमेट में केवल एक ही कैरेक्टर क्या होगा, जाएगा। जैसे मैंने बात की, जब मैं कैपिटल टी बना रहा था ना, तो यहां भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था। ये टी अलग गया बेटा और ये वाला टी क्या गया, अलग गया। लेकिन हमने यहां पे एक ही टी लिया ना, क्यों इसलिए लिया हमने एक टी, क्योंकि दोनों टी तो हैं, इसलिए हमने एक ही टी लिया। अदरवाइज हम इसको ऐसे ही बना सकते थे, यहां से इसको ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो यहां पे हम इसलिए क्या किया, यहां पे थोड़ा सा हमने इस प्रकार से किया। लेकिन अगर मैं इस नीचे वाले की बात करूं जहां पे हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो यहां पे जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो इस वाले गैमेट में क्या गया बेटा, आपका ये कैपिटल टी गया और इस वाले गैमेट में आपका स्मॉल टी गया। तभी तो जाके कैपिटल टी हमने ये लिया, स्मॉल टी ये लिया हमने यहां पे, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब यह है कि जब आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो आपके जो दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे, सेग्रेट होंगे। इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं। अब देखो, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, यानी कि जो आपके दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों जो जीन हैं आपके, ये आपका मिक्स नहीं हो रहे हैं। मिक्स कहां से हुए, सेपरेट हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब ये दोनों के दोनों आप एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, आपके मिक्स हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एक लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट। अब आपके पास लॉ ऑफ अभी एग्जाम में मान लीजिए कभी आ गया तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के नाम से बहुत कम इसको बुलाया जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या है, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन दोनों एक ही चीज हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब यह है कि ये दोनों गैमेटों ने अपनी प्योरिटी को क्या रखा, बनाए रखा, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन, कोई भी लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का कोई भी एक्सेप्शन आपका इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने जो चैप्टर में पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूरी डिस्कशन हमने ली कि किस प्रकार से आपका जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहले क्या है, ठीक है, कि एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जहां पे हमने देखा, हमने केवल स्टेम ऑफ हाइट लिया, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, और उसी को ही हमने क्या किया, स्टडी किया आगे। और मेंडल ने क्या बेटा, मेंडल जी जो अभी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ये वाला, तो एक प्रकार से आप समझो कि इन्होंने यही इनका की पॉइंट था, ठीक है। और साइंटिस्ट सारा मिक्स कर दे रहे थे और ये क्या कर रहे थे, आपका केवल सेपरेट अलग अलग करेक्टर लिया उन्होंने। तो यहां पे देखो स्टडी करना कितना आसान हो गया ना, जब हमने केवल टॉल और ड्वार्फ को लिया हमने, तो स्टडी करना हम जो हमसे था बहुत ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। अब डायहाइब्रिड क्रॉस जब हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हमको टफ हो जाएगा, उतना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस लूंगा, जब तीन तीन करेक्टर लूंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा टफ हो जाएगा, रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इजी है, इसीलिए क्या हुआ, हमको एकदम से समझ में आएगी, अच्छा ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इस प्रकार से चीजें क्या होगी हमारे पास कंफर्म होगी। ओके, तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तब तक के लिए बाय।